नमस्कार दोस्तों, द मास्टर प्रकाश क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे टीजीटी का, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन प्रतिदिन मिल रहा है और 100 क्वेश्चन प्रतिदिन मिल रहा है। जो परीक्षा की डेट अभी लगी नहीं है, जब परीक्षा की डेट लग जाएगी तो आपको सुबह शाम एक एक प्रश्नोत्तरी मिलेगी 125 की। तो आप लोग पर डे 100 क्वेश्चन के प्रश्नोत्तरी जरूर सॉल्व करिए। इससे जितनी चंचलता है कि कुछ लोग जब जाते हैं पेपर देने ना, तो कहते हैं कि हमको तो आ रहा था क्वेश्चन तब भी गलत हो गया, या कह देंगे कि एक का ए लगाना था हम तो बी लगा दिए। तो यही जितनी गलती ए बी सी डी वाला करना हो उस सब गलती यहीं कर देंगे। इसीलिए प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है कि आप लोग बढ़िया बेहतरीन रिजल्ट लेने के लिए एक प्रैक्टिस सेट प्रतिदिन लगाइए। और रिजल्ट जब पेपर आ जाएगा अपना, तो आप 125 क्वेश्चन का एवरेज मारिएगा कि उसमें आप कितना क्वेश्चन कर पाए। तो आगे वीडियो शेयर भी करिए, और जो और लगे कि मतलब और कुछ हो सकता है जिससे आपका नंबर और अच्छा है, तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। प्रकाश क्लासेज जो है वो आपकी सदैव मदद करने के लिए तत्पर है। आप कहेंगे कि मतलब इससे बेटर और कुछ दिया जाए, कि मतलब पूरा थ्योरी दिया जाए। थ्योरी के लिए तो 6 बजे एक वीडियो आती है आपकी, उसमें आप थ्योरी लगाइए, पूरा डिटेल से पढ़िए, क्वेश्चन अलग से पढ़िए। 6 बजे आपका साहित्य का, व्याकरण का पूरा अमोघ है, जान लीजिए। तो आगे शेयर भी करिएगा। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आप लोग थोड़ा बटन ही दबाना है कि नहीं। 1 घंटा बोले आप लोग, नहीं समय है तो आप बढ़िया कान में लीड लगाइए, सुनते रहिए, काम भी करते रहिए, सुनते रहिए। प्रश्न जो हैं आपके कान में जाएं, और जब जाएंगे तो जब वहाँ पेपर में मिलेगा तो ऐसा नहीं है कि आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जिनकी तैयारी अच्छी है वो भी प्रैक्टिस सेट लगाएं, जिनकी तैयारी अभी वो मतलब शून्य से कर रहे हैं वो प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, तो उनको ये नॉलेज होगा कि हम कहाँ से क्वेश्चन पढ़ें जो पूछा गया है, या पूरा क्वेश्चन का मॉडल देखेंगे कि हाँ अच्छा ये टॉपिक पढ़ें, इससे क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। तो आगे हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका। हिंदी पत्रकारिता का जन्म निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर हुआ था? वाराणसी में, कानपुर में, कलकत्ता में, जबलपुर में। तो बताइएगा आप कहाँ हुआ था। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा भैया सी, कलकत्ता में हुआ था, कलकत्ता नगर में हुआ था। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? तो उदंत मार्तंड है। 1826 में यहीं से हुआ था, कलकत्ता से ही। और उसके ये जो इसके संपादक कौन थे उदंत मार्तंड के? तो जुगल किशोर थे। नोट कर लीजिएगा ये क्वेश्चन। मतलब अब की बार ये पूछा गया हिंदी पत्रकारिता का जन्म। अब देखिए कॉन्सेप्ट कि हिंदी पत्रकारिता का जन्म कहाँ हुआ, तो कलकत्ता में हुआ। नाम क्या था? उदंड मार्तंड था। सन कब था? 1826 में था। इसके संपादक कौन थे? तो जुगल किशोर शुक्ल थे। अब 6 क्वेश्चन एक से बना, 6 क्वेश्चन एक से बना मतलब 100 प्रश्नोत्तरी सॉल्व करेंगे, 600 क्वेश्चन आपके पास जाएगा, और इससे आगे आपका कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, 1-2 बार प्रश्नोत्तरी जरूर सॉल्व करिए। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है। फणेश्वर नाथ रेणु हिंदी के लिए माने जाते हैं, उपर्युक्त खाली स्थान पर क्या भरना चाहिए? नाटक, कहानी, अनुवाद, सी निबंध, डी आंचलिक उपन्यास। तो बताना, ये आंचलिक उपन्यास के लिए जाने जाते हैं। आंचलिक उपन्यास का क्या मतलब होता है कि जैसे जो गांव में कथाएं प्रचलित होती हैं ना, उसे आंचलिक उपन्यास कहते हैं। इसका प्रकाशन इन्होंने 1954 में किया था, 1954 में किया था। और उपन्यासों में इनके है परिति परिकथा, पलटू बाबू रोड, दीर्घ तपा तथा कितने चौराहे हैं। तो ये आपका हो गया फणेश्वर नाथ रेणु का। अगला देखेंगे भैया क्वेश्चन नंबर 3। और मस्त रहिए, मुस्कुराते हुए पढ़िए, बगल पानी रख लीजिए, पानी पीते रहिए, इधर उधर चलते फिरते रहिए, लेकिन प्रश्नोत्तर ही जरूर लगाइए। अब आगे शेयर भी इसको करिएगा। निम्नलिखित में से किस रेडियो नाटक तथा रंगमंच नाटक के लिए जाना जाता है? अमृतलाल नागर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, जयशंकर प्रसाद। तो तीसरा का कौन सा हो जाएगा? तो ए हो जाएगा अमृतलाल नागर।
इन्होंने अनेक नाटक संग्रहों तथा दूरदर्शन नाटकों का सृजन किया। जैसे चक्करदार सीढ़ियाँ, नोट कर लीजिए आप कापी पेंसिल उठा के। चक्कर सीढ़ियाँ और अंधेरा, चंदन वन तथा उतार चढ़ाव, इनके प्रसिद्ध रेडियो, फिर से एक बार बोल दे रहे हैं, लिख लीजिएगा आप लोग। चक्करदार सीढ़ियाँ और अंधेरा, चंदन वन तथा उतार चढ़ाव इनके प्रसिद्ध रेडियो नाटक संग्रह हैं। और अगला क्वेश्चन 4 नंबर देखेंगे। निबंधों के प्रमुख प्रकारों में निम्नलिखित में से किसे नहीं सम्मिलित किया जाता है? वर्णात्मक, विचारात्मक, सकारात्मक, भावात्मक। तो 4 का बताएंगे आप लोग। 4 का हो जाएगा सी, सकारात्मक नहीं सम्मिलित किया जाता है। अगला देखेंगे, ये इसको बता देते हैं। निबंध की प्रमुखता कितनी कोटियाँ? अब की बार तो ऐसे पूछा गया, तो पूछा जाए कि निबंध की कितनी कोटियाँ, तो आपको लिखना पड़ेगा 3। कौन कौन सा? तो वर्णात्मक शैली, विचारात्मक शैली, भावात्मक शैली। इसके अतिरिक्त आपका हो जाएगा, नोट कर लीजिए, वस्तु वर्णनात्मक, कथात्मक और आत्मकथात्मक, चरित्रात्मक तथा कवित्व प्रधानात्मक आदि प्रकार निबंध के हैं। लेकिन जो 3 कोटियाँ मुख्य मानी जाती है वो आपका वर्णनात्मक, विचारात्मक और भावात्मक है, तो ये सकारात्मक नहीं है। अगला देखेंगे भैया क्वेश्चन नंबर 5। ये नोट करते चलेंगे भैया, तो एक एक क्वेश्चन में आपको 6 क्वेश्चन मिलेगा और फिर इससे आगे कुछ नहीं होगा। मतलब इससे इतना पढ़ लेते हैं ना, बहुत है, सफिशियंट है इतना। 5वां देखेंगे। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, किसकी काव्य पंक्ति है? महादेवी वर्मा की, सुभद्रा कुमारी चौहान की, तारा पांडे की, सुमित्रा नंदन पंत की। तो ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। मैं बचपन से बुला रही, 5 का हो जाएगा बी, सुभद्रा कुमारी चौहान का। मैं बचपन से बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। हल्दी घाटी 1937 से 39 ईस्वी काव्य रचना निम्नलिखित में से किस कवि की है? ए, श्याम नारायण पांडे, बी, मुकुटधर पांडे, सी, सोहनलाल द्विवेदी, डी, सुभद्रा कुमारी चौहान का। तो 6 के बताएंगे कि हल्दी घाटी की रचना किसकी है? तो श्याम नारायण पांडे की है। किसकी है? श्याम नारायण पांडे की। ये किस पर केंद्रित है? तो ये राणा प्रताप पर केंद्रित। हल्दी घाटी का युद्ध वैसे भी प्रसिद्ध है, राणा प्रताप पर केंद्रित है। और श्याम नारायण जो पांडे हैं वो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के हैं। मतलब इन्होंने जितने भी ऐतिहासिक लिखे हैं ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा की कमी। इनकी और रचनाएं हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। जैसे जौहर, जौहर है, जौहर आपका हो गया, तुमुल हो गया आदि। अगला देखेंगे भैया। महादेवी वर्मा द्वारा लिखित पथ के साथी में निम्नलिखित में से किस साहित्यकार का संस्मरण नहीं है? मतलब एक ऐसे हैं जिनका संस्मरण नहीं। मैथिली शरण गुप्त का, रविन्द्रनाथ टैगोर का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, अयोध्या सिंह उपाध्याय अरिहंत का। तो 7 का आप लोग बताएंगे फटाफट। 7 का डी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहंत। तो नींद लगेगी, पानी वानी पी लेना, लेकिन पढ़ना जरूर भैया, प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइए आप लोग। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी, सो सुत होय पंक्ति के लेखक कौन से हैं? बताइए फटाफट। सूरदास, रसखान, रहीम, नरहरिदास। तो 8 का बताएंगे। 8 का सी हो जाएगा रहीम। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं? सत्यवती कथा को, चंद्रायन को, मृगावती को, हंसावली को। तो 9 का आपका हो जाएगा। रामचंद्र जो थे वो मृगावती को मानते थे। अब क्वेश्चन आ जाए कि मृगावती किसकी रचना है? तो मृगावती कुतुबुन की रचना है। याद कर लीजिएगा, अगले भी उसमें आया था पहले प्रैक्टिस सेट में, तो कहे थे कुतबुत कुतबुत कौन चलता है? तो कुतबुत कुतबुत मृग चलता है। याद कर लीजिए, कुतुबन मृगावती। अगला बताएंगे ये क्या है? ये एक प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना है। अगला देखेंगे आप लोग। और अगला देखेंगे, बहुत होगा, रचना पूछ लेगा तो 1501 लिख देना। केशव कहीं न जाए का कहिए पंक्ति के रचनाकार कौन है? आचार्य केशवदास, सूरदास, तुलसीदास, रहीम। तो 10 का कौन सा हो जाएगा? तो
तुलसीदास का है। किसका है ये? केशव कहीं न जाए क्या कहिए, ये तुलसीदास का है। पूछ लेगा किस ग्रंथ का है, तो ये विनय पत्रिका का है। किसका है भैया? विनय पत्रिका का। देखिए एक बार पूछा गया केशव कहीं न जाए का कहिए किसकी पंक्ति है, आपने आंसर दिया तुलसीदास की। अब जो नहीं पढ़े हैं वो लगा देंगे केशवदास का, तो तुलसीदास लगाए। तुलसीदास की किस मतलब रचना में है, तो आप लगा दिए विनय पत्रिका। बात खत्म हो गई, आपका दोनों क्वेश्चन कंप्लीट। अगला देखेंगे भैया क्वेश्चन नंबर 11। इसमें चारों डिटेल बता दिया जाए भैया, लेकिन 100 क्वेश्चन रहता है, 6 घंटे की वीडियो आएगी। अब आप लोग जो जमुआई मार मार के देखेंगे ना कि थक जाएगा व्यक्ति, तो इसीलिए चारों की डिटेल नहीं बताई। चारों की डिटेल भी बताई जा रही है जिसमें लग रहा है कि हाँ पूछा जा सकता है, नहीं तो ये लगे कि मतलब पढ़ाया नहीं जा रहा है। वो तो थ्योरी आपको 6 बजे वाले में पूरी डिटेल से ही पढ़ाई जाती है। इसमें है कि जो जानने लायक है, एक इतना अनुमान लगाया जाता है कि 1 घंटे से बड़ी आपकी वीडियो ना हो। 1 घंटे में आप सब क्वेश्चन देख रहे हैं, बहुत देख रहे हैं। निम्नलिखित काव्य पंक्ति किस रचनाकार की है, बताइएगा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। 11 वाला क्वेश्चन, ये पंक्ति किसने कहा है, तो ये रैदास ने कहा है। रैदास ने कहा है। इन्होंने कौन सी भाषा अपनाया था भैया, तो ये ब्रज भाषा अपनाए थे, सरल और ब्रज भाषा अपनाए थे, जिसमें से अवधी राजस्थानी खड़ी बोली उर्दू फारसी के शब्द भी मिश्रण किए थे। लेकिन अपनाए क्या थे, ये ब्रज भाषा अपनाए थे। ये मीरा के गुरु भी माने जाते हैं। 12वां क्वेश्चन देखिएगा, आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं उदय शंकर भट्ट, जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर। तो बताएंगे कौन हैं आधुनिक हिंदी साहित्य के एकांकी सम्राट के बारे में जाने जाते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा। याद कर लीजिएगा, राम कुमार वर्मा को एकांकी का जनक कहा जाता है, एकांकी सम्राट कहा जाता है। इनकी 1930 में एक रचना थी बादल की मृत्यु, जो इनकी पहली एकांकी थी। और पहली एकांकी का मतलब सबसे पहली एकांकी थी, तो हिंदी एकांकी का जनक इसीलिए इनको मान लिया जाता है। अब पहली बार हिंदी एकांकी माना गया। अगली बार ये पूछ सकता है कि वो एकांकी कौन सी है, तो आपको लिखना पड़ेगा बादल की मृत्यु। फिर पूछ लेगा बादल की मृत्यु किस सन में हुई, तो आपको लिखना 1930 में हुई। 1930 में जो बादल की मृत्यु हुई उसके रचनाकार कौन है, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा। और आधुनिक एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं, तो राम कुमार वर्मा ही माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगर इससे 5-6 जी बातें बता चुके, आप लोग पेन कापी उठाइए, कलम उठाइए, नोट करते चलिए हमारे साथ। और उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आपका अच्छा आपके समझ में आ रहा होगा, मैडम जी लिख नहीं रहे, लिख दें भैया, लिख देंगे तो फिर पता चलेगा समय ख़त्म होगा आए, क्योंकि ये डिजिटल है। और आप हैं तो आप भैया कापी उठाइए, झनाझन लिखते चले जाइए। आगे 13 वाला देखिएगा। छार उठाए लीन एक मुट्ठी, दीन उड़ाए पृथ्वी छूठी। यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है, पद्मावत से, चंदायन से, आखिरी कलाम से, रामचरितमानस। तो 13 का भैया बताएंगे, ये पंक्ति ली गई है आपका पद्मावत से। अब पद्मावत से बनने वाला क्वेश्चन देखिएगा, पद्मावत से ली गई है। और कब, जब अलाउद्दीन की सेना ना कुंभलनेर के दुर्ग पर आक्रमण करती है, तो अलाउद्दीन को केवल निराशा ही हाथ लगती है, तो वही कहता है कि यह संसार झूठा है। तभी कहता है छार उठाए लेने एक मुट्ठी, दिन उड़ाए पृथ्वी झूठी। ये पूरा पृथ्वी झूठी, पृथ्वी नहीं पृथ्वी वो है, लेकिन वो अपनी भाषा में जैसे चंडाल था ना, वैसे चंडाल वाली भाषा उपयुक्त किया है। अगला देखिएगा भैया क्वेश्चन नंबर 14। नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। हा का अर्थ सूर्य होता है और ठा का अर्थ चंद होता है, और दोनों का योग ही नाथ संप्रदाय में हठ योग कहलाता है। अगला देखेंगे, अब ये जान लीजिएगा, इसे पूछ लेगा हठ योग किस संप्रदाय से संबंधित है, आपको नाथ लगाना है, नाथ संप्रदाय का। अगला क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 15। ब्राह्मण पत्रिका का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, प्रताप नारायण मिश्र से, बालकृष्ण भट्ट से, अगला है बाल मुकुंद गुप्त से, राधा चरण गोस्वामी से।
तो बताना ब्राह्मण पत्रिका का संबंध किससे है, तो प्रताप नारायण मिश्र से है। अब बढ़िया, अब ये कब संपादित हुई, कहाँ से प्रारंभ हुई, तो ये सब चीज़ें जब आप जान जाएंगे तो ब्राह्मण पत्रिका से और क्या पूछेगा। तो देखिएगा इसका 1883 में इस पत्रिका का संपादन कानपुर से प्रारंभ हुआ। किस सन में, 1883 में। किस पत्रिका का, ब्राह्मण पत्रिका का। राइटर कौन है, प्रताप नारायण मिश्र हैं। यह अपने समय का सबसे तेजस्वी पत्र था। भारत मित्र, इसके बाद की भारत मित्र 1878 बाल मुकुंद गुप्त जी की है, ये बाल मुकुंद की है। और देखिएगा हिंदी प्रदीप किसकी है, बालकृष्ण की है। और बालकृष्ण और राधा चरण गोस्वामी की है भैया भारतेंदु। फिर से एक बार बोल दे रहे हैं, बालकृष्ण भट्ट की कौन सी है, तो बालकृष्ण भट्ट की हिंदी प्रदीप है जो 1877 में प्रकाशित हुई। बाल मुकुंद की आपकी है ये भारत मित्र, और राधा चरण गोस्वामी की आपकी कौन सी पत्रिका है, भारतेंदु। अगला देखेंगे भैया क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी काव्य कृति राम कथा पर आधारित नहीं है। शंबुक, अग्निलीक, संशय की एक रात, महाप्रस्थान। तो 16 वाला बताएंगे जो राम कथा पर आधारित नहीं है, तो ये आपका महाप्रस्थान कथानक, ये राम कथा पर आधारित नहीं है। तो अगली बार ये भी तो बन सकता है कि महाप्रस्थान किस पर आधारित है, तो महाभारत पर आधारित है। आगे अगला देखेंगे, और शंबुक है, शंबुक वध के लिए श्री राम जी गए थे, ये सब। अग्निलीक है, संशय की एक रात है, ये सब किस पर आधारित है, राम कथा पर। लेकिन महाप्रस्थान नहीं आधारित, किस पर आधारित है, ये महाभारत पर। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित प्रवृत्तियों में से एक प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है। धर्म, ईश्वर तथा व्यक्तिवाद में आस्था, सामाजिकता का आग्रह, शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति एवं शोषक वर्ग के प्रति घृणा, डी जन सामान्य के प्रति लोक मंगल की कामना। तो 17 का आंसर बताएंगे कौन सा हो जाएगा, तो ए नहीं है, प्रगतिवाद, धर्म, ईश्वर तथा व्यक्तिवाद में आस्था। ये आपका कब था, ये आपका था उसमें भक्ति काल में। तो कौन सा प्रवृत्ति नहीं है, तो ये तीनों नोट कर लीजिएगा कि यही प्रगतिवाद की प्रवृत्ति थी। अगला देखेंगे भैया, मतलब सामाजिकता का आग्रह था, शोषित वर्गों के प्रति सहानुभूति एवं शोषक वर्ग के प्रति घृणा थी। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन ने आनंद कादम्बनी का प्रकाशन किया था, कहाँ से, कलकत्ता से, प्रयाग से, मिर्जापुर से, ग्वालियर से। तो बताना भैया 18 कहाँ किया था, मिर्जापुर से। मिर्जापुर से कब, प्रेम घन का जन्म मिर्जापुर। तो इसका पूरा नोट कर लीजिए, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन का जन्म 1885 मिर्जापुर में हुआ था। इन्होंने साप्ताहिक पत्रिका नागरी नीरद तथा मासिक पत्रिका आनंद कादम्बनी का संपादन किया। जान लीजिएगा आनंद कादम्बनी का प्रकाशन 1881 में कहाँ से हुआ था, तो मिर्जापुर से हुआ था। आनंद कादम्बनी का प्रकाशन मिर्जापुर से किस सन में, 1821। बस डिटेल आपका। ये कैसी पत्रिका थी, तो आप बताएंगे ये आपकी मासिक पत्रिका थी। इन्हीं की साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी, तो नागरी नीरद थी। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, आखिरी चट्टान तक रचना के लेखक हैं मोहन राकेश, अमृत राय, रांगी राघव, राहुल सांस्कृतियायन। तो 19 का फटाफट बताएंगे, आखिरी चट्टान तक मोहन राकेश का यात्रा वृत्तांत है। ये दिसंबर 1952 से फरवरी 1953 के बीच मोहन राकेश ने गोवा से कन्याकुमारी तक की यात्रा की थी, और यात्रा से लौटते ही यह रचना लिखी थी। पूछ लिया जाएगा ये रचना कहाँ से कहाँ तक, और इतना डिटेल में नहीं जाएगा। ये गोवा से कन्याकुमारी तक की यात्रा का वर्णन इसमें किए हैं मोहन राकेश जी। माटी की मूर्ति के लेखक कौन है, पंडित लोचन प्रसाद मिश्र, राम वृक्ष वैनीपुरी, राय देवी प्रसाद पूर्ण, पंडित गया प्रसाद शुक्ल सनेही। तो 20 का बताएंगे, ये माटी की मूर्ति जो है वो रेखा चित्र है, लिखा किसने है, राम वृक्ष वेनीपुरी ने लिखा है। और इनका नोट कर लीजिए, और भी इनका रेखा चित्र है, कौन कौन सा
लाल तारा, गेहूं और गुलाब। इनके गेहूं और गुलाब तो बहुत प्रसिद्ध है, समझ लीजिएगा आप। लाल तारा ये आपका हो गया। पानी वानी पी के बैठिए भैया ताकि नींद ना आए। नींद नहीं आएगी तो आप लोग पढ़ेंगे, और वैसे भी नींद आनी नहीं चाहिए क्योंकि सोना पाने के लिए सोना नहीं चाहिए, है कि नहीं। आगे 21 चौपट चपेट नाटक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र, नाथूराम शर्मा, प्रेमघन, किशोरी लाल गोस्वामी। तो बताएंगे चौपट चपेट नाटक के लेखक कौन है भैया, किशोरी लाल गोस्वामी जी हैं। इनकी अन्य रचनाएं इस प्रकार हैं, जैसे लिख लीजिएगा। इनका उपन्यास है त्रिवेणी या सौभाग्य श्रेणी, प्रणयनी परिणय, हृदय हारिणी, लवंग ललता। ये बहुत बार पूछा गया है, लवंग ललता, लवंग लता, या आदर्श वाला, सुल्तान रजिया बेगम, या रंग महल में हलाहल, मालती माधव, मदन मोहिनी, गुलबहार, हीराबाई इत्यादि। नोट कर लीजिए जितना बोले आपको। अगला देखेंगे भैया क्वेश्चन नंबर 22। ये याद करवा देंगे आप, केवल ये प्रैक्टिस सेट आप लगाइए। मूल उद्देश्य है कि आपको आपका एवरेज हमें पकड़ना, आप अपना एवरेज पकड़िए, और अगर कमेंट करेंगे भैया तो हम भी जान जाएंगे कि आप कितने पानी में, आप कितना पढ़ रहे हैं ना। 22 देखेंगे मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक कौन है, दूधनाथ सिंह, विजय देव नारायण शाही, लक्ष्मीकांत वर्मा, धर्म भारती। तो 22 का कौन सा हो जाएगा, ये किसका है, तो विजय देव नारायण शाही का। कब हुआ था प्रारंभ, 1966 में। ये सठोत्तरी कवि हैं, ये कौन से हैं, सठोत्तरी कवि के हैं। आगे लिखेंगे, इनका लिख लीजिएगा। एक और आए हैं धर्मवीर भारती, इनका बता दे रहे हैं, का इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इनका याद कर लीजिए, बढ़िया, ठंडा लोहा, कनुप्रिया तथा सपना अभी भी, ये तीनों बहुत इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं इनकी। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 कोठरी की बात कहानी उद्भूत है लेखक, इसके लेखक कौन है, तो आगे हैं निर्मल वर्मा है, कृष्णा सोबाती हैं, रजनी गुप्ता है। तो कोठरी की बात हुआ, इंद्र की बेटी, चिड़ियाघर, आदम की डायरी, गृहदाग, पुलिस की सीटी, जिज्ञासा, ये सब आपका आज्ञे जी की कहानी है। किसकी कहानी है, आज्ञे जी की। तो लिख लीजिएगा, कोठरी की बात, इंद्र की बेटी, चिड़ियाघर, आदम की डायरी, गृह त्याग, पुलिस की सीटी, जिज्ञासा, हारती, ये सब ऐसे बढ़िया याद कर लीजिएगा, लिख लीजिए नोट करके। अगर स्पीड लगता है तो कमेंट बॉक्स में कहिएगा कि मैडम जी स्पीड बहुत तगड़ी थी, हम लिख नहीं पाए। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, 11 वर्ष का समय उसने कहा था। तो 11 वर्ष का समय आपका रामचंद्र शुक्ल की कहानी है। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था, ये आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 कबीर बाणी के डायरेक्टर थे, कथन के लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं, गोविंद त्रिगुणायत हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, रामचंद्र तिवारी हैं। तो 25 का कौन सा हो जाएगा, तो बाणी के डायरेक्टर किसने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 26 तिलचट्टा नाटक के लेखक कौन हैं, तो तिलचट्टा नाटक के लेखक बताना है आपको, मुद्रा राक्षस, सुरेंद्र वर्मा, सत्यव्रत सिन्हा, मोहन राकेश। तो मुद्रा राक्षस हैं तिलचट्टा नाटक के लेखक। अगला क्वेश्चन नंबर 27 उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, तुलसी के संबंध में यह कथन इनमें से किसका है, रामचंद्र शुक्ल का, नागेंद्र का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, नंद दुलारी वाजपेयी का। तो 27 का कौन सा हो जाएगा, तो 27 का आप लोग फटाफट आंसर देंगे, सी हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 एक कहानी, यह भी आत्मकथा की लेखिका है, रमणिका गुप्ता, मन्नू भंडारी, कुसुम अंसल, प्रभा केतान। तो इसकी एक कहानी, यह भी लेखिका मन्नू भंडारी हैं। मन्नू भंडारी ने इस रचना में अपने लेखकीय जीवन की कहानी उतारती है। यह उनकी आत्मकथा तो नहीं है, लेकिन उसमें उनके भावात्मक और सांसारिक जीवन के उन पहलुओं पर
भरपूर प्रकाश पड़ता है जो उनकी रचना यात्रा में निर्णायक रहे। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया है? वर्तमान काल, गद्य काल, उत्थान काल, डी उक्त में से किसी नाम से नहीं। तो 29 का बताएंगे आपका कौन सा हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल कहकर पुकारा। आधुनिक काल को गद्य काल कहकर पुकारा था। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है? अब देखिएगा, कबीरदास, नरहरिदास, मलूकदास, रैदास। तो बताना 30 का कौन सा हो जाएगा? आपका 30 का सी हो जाएगा, मलूकदास नहीं है। तो इनके 12 प्रमुख शिष्य थे, जो नाम लिख लीजिए इन लोगों का: अनंतादास, सुखानंद, योगानंद, सुरसरानंद, गालवानंद, नरहरिनंद, भावानंद, कबीरदास, पीपा, रैदास, धन्ना जाट, सेन भक्त। अगला देखेंगे, उम्मीद है 12 आप लिख लिए होंगे। जब 12 आप लिख लिए होंगे तो अगली बार इनमें से किसी भी एक शिष्य का नाम आएगा, तुरंत आप लोग बता देंगे। यही मकसद है हमारा प्रैक्टिस सेट कराने का। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? 1905 में, 1905 में हुआ कि 1903 में हुआ, 1902 में हुआ कि 1900 में हुआ? तो 1900 में हुआ था, डी ऑप्शन। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। भारतेंदु में निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र से नहीं है? कवि वचन सुधा का, आगे हरिश्चंद्र मैगनीज का, अगला बाल बोधनी का कि ब्राह्मण का? तो 32 का बताएंगे कौन सा हो जाएगा? तो ब्राह्मण पत्रिका का संपादन जो है इसने किसने किया था? अभी ये क्वेश्चन आ चुका था, प्रताप नारायण मिश्र ने कानपुर में किया था। और सब तीनों किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाल बोधनी। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सी रचना रेखा चित्र है? पथ के यामी, साथी श्रृंखला की कड़ियाँ, यामा, दीपशिखा। तो आप बताना कौन सा है? 33। 33 का आपका हो जाएगा ए। 33 का ये हो जाएगा पथ के साथी, ये रेखा चित्र है। अगला देखेंगे भैया क्वेश्चन नंबर 34। मुर्दहिया किस लेखक की आत्मकथा है? तुलसीराम की, ओम प्रकाश वाल्मीकि की, सूरजपाल चौहान की, जयप्रकाश करदम की। तो 34 का आप लोग बताएंगे ए हो जाएगा, मुर्दहिया तुलसीराम की रचना है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक कौन है? बनारसी दास चतुर्वेदी, राम वृक्ष बेनीपुरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। तो 35 का कौन सा हो जाएगा? सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है? बौद्धिकता का प्राधान्य, यथार्थवाद का अत्याग्रह, सी कुंठा निराशा संदेह की अभिव्यक्ति, डी उपयुक्त सभी। तो फटाफट आंसर बताएंगे। 36 का हो जाएगा डी। और याद भी कर लीजिएगा ये तीनों प्रवृत्तियां किसकी है? तो नई कविता के साथ। अगला देखिएगा, प्रिया, नीलकंठी तथा निषाद बांसुरी किसके निबंध संग्रह हैं? रमेश चंद्र शाह, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, श्री राम परिहार। तो 37 का बताएंगे आप लोग सी। नींद में नहीं आएंगे भैया, क्योंकि कुछ करने के लिए, पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, जान लीजिएगा। ऐसे नहीं 65,000 70,000 रुपये सैलरी आएगी, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। केवल कितने साल? अगर 6 महीने आप परिश्रम कर दिए और 6 महीने के बाद आज आप पूरी लाइफ बढ़िया आराम से बैठ के जीवन जिएंगे। तो 6 महीने हम लोग अगर मेहनत सही से ईमानदारी अपने साथ बरतते हुए, सबके पास दिमाग है, वो भी उसके भी पास दिमाग है जो 122 क्वेश्चन सही करके आता है, उसके भी पास दिमाग होता है जो 16 करके आता है। तो आप भैया 122 वाला दिमाग लगाइए। पर 6 महीने समझ लीजिए कि हमारे लिए नानी, मामा, फूफा सबका घर बंद, केवल बस अपना दिमाग सिर्फ पढ़ाई पर।
फोकस करिए। अगला देखिएगा भैया 38, क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिबद्ध परंपरा में है? तो बिहारी लाल, घनानंद, मतीराम, आलम। इस सब की डिटेल 6 बजे वाली वीडियो पे प्रतिदिन जाती है आपकी। तो 38 का बताएंगे, 38 का सी है, मतीराम होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39, नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में से कौन नहीं थे? बाबूराम, श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र, रामचंद्र वर्मा, ठाकुर शिव कुमार सिंह। तो 39 का भैया आपका हो जाएगा सी, रामचंद्र वर्मा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40, कविता करके तुलसी न लसे, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पर तुलसी की कला, तुलसीदास की यह प्रशस्ति वचन इनमें से किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध का, जगदम्बा प्रसाद हितैषी का, आगे नाभादास का, जगन्नाथ दास रत्नाकर का। अब इसमें से एक हरिऔंध हितैषी रत्नाकर आई, नोट भी कर लीजिए, ये सब उपनाम है, इसे पूछ लेता। हरिऔंध का फुल नाम, हितैषी का पूरा नाम, रत्नाकर का पूरा नाम। तो 40 का आप लोग बताएंगे, ए हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध का। अगला देखेंगे 41 नंबर, 41 नंबर देखेंगे भैया, मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत। ये किस कवि की पंक्ति है? धर्मवीर भारती की, कुंवर नारायण की, नरेश मेहता की, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। तो 41 का बताएंगे, 41 का ये हो जाएगा धर्मवीर भारती। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर निर्भर हो, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो मरो पर प्राण निछावर। इन पंक्तियों के रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी हैं, बालकृष्ण सर्वा नवीन हैं, राम नरेश त्रिपाठी हैं, श्रीधर पाठक हैं। तो 42 का फटाफट आंसर देंगे, सी हो जाएगा, राम नरेश त्रिपाठी हैं। अगला देखेंगे, वह सफर था कि मुकाम था, कृतिका की लेखिका कौन है? कितना मस्त है लाइन, वह सफर था कि मुकाम था। कृति एक रचना है जिसकी लेखिका मैत्री पुष्पा हैं, मृदुला गर्ग हैं, उषा प्रियंवदा हैं, प्रभा खेतान हैं। तो 43 का आप लोग फटाफट बताएंगे, 43 का ये हो जाएगा मैत्रेयी पुष्पा हैं। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44, इनमें से कौन सा गलत है? विकसित तथा प्रयोग क्षेत्र की दृष्टि से बोली का रूप भाषा में बहुत छोटा होता है। बी, रूप रचना की दृष्टि से बोली पूर्णतः विकसित होती है। सी, बोली दैनंदिनी व्यवहृत होने वाली घरेलू अभिव्यक्ति का माध्यम है। डी, विभाषा बोली का विकसित रूप है। बताइए कौन सा गलत है आपका? तो 44 का बी आपका गलत है, रूप रचना की दृष्टि से बोली पूर्णतया विकसित होती है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में किसका संबंध अपभ्रंश की पैशाची बोली से है? बताना। राजस्थानी का, गुजराती का, पंजाबी का, बंगाली का। तो 45 का आपका हो जाएगा सी, पंजाबी का। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो बताना 46 का कौन सा आंसर हो जाएगा? तो 5 उपभाषाएं हैं। क्वेश्चन 47, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, मुंशी आयंगर, बाल गंगाधर खेर, काका साहेब कालेलकर। तो 47 का आपका हो जाएगा सी, बाल गंगाधर खेर। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48, हिंदी की वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली मूलतः किस भाषा की शब्दावली का अनुवाद है? फारसी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू। तो बताना 48 का कौन सा हो जाएगा? बी, अंग्रेजी। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है? सरलता से क्लिष्टता की ओर, जटिलता से सरलता की ओर, भावों से विचारों की ओर, विचारों से भावों की ओर। तो 49 का कौन सा हो जाएगा? बी, जटिलता से सरलता की ओर। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50, इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है, इस सबको पता है, मॉरिशस में। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51 है, विभाषा एक प्रांत या डॉट में प्रचलित होती है, महाप्रांत में, उप प्रांत में, लघु प्रांत में, विशाल प्रांत में। तो 51 का बी हो जाएगा, उप प्रांत में है। रामचरित की भाषा कौन सी है? अवधी, ब्रज, खड़ी बोली,
भोजपुरी। तो 52 का कौन सा हो जाएगा? ए अवधी। हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है? बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, मालवी। तो फटाफट आंसर देंगे 53 का ए हो जाएगा बुंदेली। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54। इनमें से किस काव्य प्रकृति की नायिका हैं? राजमती बताना, कीर्ति पताका, आल्हा खंड, बीसल देव रासो, रणमल छंद। तो 54 का आप लोग बताएंगे। 54 का हो जाएगा सी बीसल देव रासो के हैं। 55 निम्नलिखित काव्य कृतियों में से किसकी रचयिता मीराबाई नहीं है? गीत गोविंद टीका की, प्रेम तत्व निरूपण की, राग गोविंद, नरसिंह जी का मायरा। तो 55 में बी हो जाएगा आपका प्रेम तत्व निरूपण की मीराबाई नहीं है, और गीत गोविंद टीका, राग गोविंद की, नरसिंह जी का मायरा, ये सब रचनाएं किसकी हैं? तो मीराबाई की हैं। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56। रीतकाल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है? बिहारी, घनानंद, देव, पद्माकर। तो 56 का बताना कौन सा हो जाएगा? 56 का डी हो जाएगा पद्माकर। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन सी रचना देव की नहीं है? कवि कल्पतरु, भाव विलास, भावनी विलास, अष्टयाम। तो 57 का आंसर देंगे आप लोग फटाफट कवि कुल कल्पतरु। आँख वाँख ढील लीजिए, नहीं तो इसे चिपक रही हो ना। बढ़िया मेहनत करके पढ़ते रहे, तब आँख खुली रहेगी तभी तो आप देखेंगे। पानी पी लीजिए, पास में रखा हो। 58 देखेंगे। सूर समाना चंद में दहों किया घर एक, यह काव्य पंक्ति किसकी है? सूरदास की, काव्य कबीरदास की, चंद्र बरदाई की, जायसी की। तो 58 का बताएंगे भैया आपका बी हो जाएगा कबीरदास की। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो जब एक बार जान जाएंगे कि मूल दीर्घ स्वर क्या है तो गलती नहीं होगी। बड़ा है, देखिएगा सब दिया है, मतलब सब दीर्घ ही दिया है, अब मूल स्वर नहीं है ये आपको बताना है। बड़ा, बड़ी, बड़ऊ और ओ। तो मूल स्वर दीर्घ नहीं है, तो ये ओ है, ये दो से मिलकर बना है, दो अलग अलग स्वरों से मिलकर बना, इसलिए दीर्घ तो है लेकिन मूल स्वर दीर्घ स्वर नहीं है। और 1 2 3 ये है 59 का डी हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छांटिए। आगामी, केंद्रीय, अधीन, दीक्षा। तो शुद्ध शब्द आपका अधीन हो जाएगा, यही विकल्प आपका सी सही है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61। यथाविधि में कौन सा समास है? कर्मधारय, अव्ययी, दीर्घ, तत्पुरुष। तो बताना यथाविधि, जहाँ पहला शब्द अव्यय रहे वहाँ आप अव्यय रहे, उपसर्ग रहे, वहाँ आप कौन सा समास लगा देंगे? ये आपका बेभाव समास हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 62। हिंदू पूजे देहरा, मुसलमान मस्जिद किस कवि की पंक्ति है? कबीर, नामदेव, रैदास, सुंदरदास। तो 62 का कौन सा हो जाएगा आपका? 62 का बी नामदेव। 63 देखेंगे। ज्ञानदीप के रचयिता कौन है? कासिम शाह, जायसी, मंझन, शेख नबी। तो 63 का आपका डी हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 64। गोस्वामी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए। यह कथन किस आलोचक का है? रामविलास शर्मा का, रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारी वाजपेयी। तो 64 का बताएंगे आप लोग कौन सा हो जाएगा? 64 का बी रामचंद्र शुक्ल। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 65। संस्कृत में हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान अस्थायी तद्भव रूप तक पहुँचने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम, विदेशी, देशज, अर्ध तत्सम। तो 65 का कौन सा हो जाएगा भैया? डी अर्ध तत्सम। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरण्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? बताना। तो अरण्य का पर्यायवाची सुर भोग रही है। कांतार माने जंगल, विपिन माने जंगल, कानन माने जंगल। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 67। अनुपम का पर्यायवाची शब्द है स्वर्गीय। अनुपम का स्वर्गीय, लौकिक, पार्थिव, अद्वितीय। तो 67 का बताना कौन सा हो जाएगा? डी है। अनुपम और अद्वितीय का एक मतलब ही होता है जो कोई दूसरा ना हो। लौकिक का मतलब क्या होता है? ये संसार की बातें। पार्थिव का मतलब पृथ्वी से संबंधित हो जो। स्वर्गीय का मतलब स्वर्गीय
से संबंधित जो बातें हों। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 68। छंद के अंगों के आधार पर गण किसे कहते हैं? 3 वर्डों के समूह को, 2 वर्डों के समूह को, 4 वर्डों के समूह को, इनमें से कोई नहीं। तो 68 का क्या हो जाएगा? तो बताएंगे 68 का ये हो जाएगा 3 वर्डों के समूह को। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 69। अलंकारों की महत्ता के संबंध में इनमें कथन। बढ़िया सुंदर सा ये लाइन है कि अलंकार में, वैसे इसे पढ़ लेते हैं कि अलंकार का मतलब शुद्ध आभूषण होता है, लेकिन अभी इसमें बताना कौन सा कथन सही नहीं है। अलंकारों से काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है। अलंकारों के बिना काव्य रचना संभव नहीं है। अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करता है। अलंकारों से काव्य में रोचकता और प्रभ विशुद्धता आती है। तो 69 का कौन सा हो जाएगा? सी, अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से कौन अलंकार का भेद नहीं है? शब्दालंकार, छंदालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। तो 70 का कौन सा हो जाएगा? बी, छंदा अलंकार। अगला देखेंगे 71। प्रज्ञ में उपसर्ग है प्रा, प्रा, परि और प्रा। तो 71 बताएंगे आप लोग, 71 का बी हो जाएगा प्रा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 72। आप उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किस के साथ प्रयुक्त हो सकता है? तो बताना आप लोग। अप उपसर्ग, अपराम गलत, अपमान यहाँ हो सकता है, अपहरण यहाँ भी नहीं हो सकता, अपजय यहाँ भी नहीं हो सकता। मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? बी। आगे देखना क्वेश्चन नंबर 73। रस वैसा रस से संबंधित इस कथन का उल्लेख इनमें से किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद में, अग्नि पुराण में, तैत्तिरीय उपनिषद में, नाट्य शास्त्र में। तो 73 का कौन सा हो जाएगा भैया? सी, तैत्तिरीय उपनिषद में। क्वेश्चन नंबर 74। वाक्य में जिसके विषय में कहा जाता है वह क्या है? उद्देश्य, विधेय, वाक्य विस्तार, इनमें से कोई नहीं। तो 74 का कौन सा हो जाएगा? ए, उद्देश्य। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 75। इनमें से कौन पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है? मर्दाना, बुढ़ापा, भेड़ा, विधुर। तो बताना 75 का सी हो जाएगा भेड़ा। इसमें पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द के प्रत्यय लगाने से भेड़ से भेड़ा बन गया। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 76। कारक के भेद कितने होते हैं? सब जानते हैं कारक के भेद 8 होते हैं। कौन कौन सा? कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 77। पुल्लित स्वर कौन सा है? ओम, ओ, आउम, ओम, ओम। तो ये आपका ए ऑप्शन सही है। अगला देखेंगे 78। संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है? स्वर होती है संधि, व्यंजन होती है, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, लेकिन अनुस्वार नहीं होती। ये ऑप्शन आपका सही है। अगला देखेंगे क्वेश्चन 80। निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन है प्राण, दर्शन, तेल, होंठ। तो बताना कौन सा आपका एक वचन है? तो 80 वाला क्वेश्चन ये बहुत बार पेपर में आ चुका है। 80 वाला क्वेश्चन तेल, चाहे वनडे आए चाहे मतलब किसी भी पेपर में है, तो ये प्राण, दर्शन, होंठ, तेल ये सब पक्का पूछा ही जाता है। जितने लिक्विड पदार्थ होते हैं, तेल, घी, दूध, ये सब में आप एक ही वचन लगाएंगे। अगला देखेंगे 81 क्वेश्चन नंबर। विशेषण बताइए। क्षम्य, फेन, शिक्षा, भ्रम। तो 81 का फटाफट आंसर आप लोग देंगे। 81 का ए हो जाएगा आपका विशेषण है क्षम्य। अगला देखेंगे भैया क्वेश्चन नंबर 82। व्याकरण में काल का अर्थ क्या है? अंत होता है, समय होता है, पीड़ा होती है, मृत्यु। तो काल का मतलब होता है समय। क्या होता है समय? कितने होते हैं काल? 3 काल, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। अब अगला देखेंगे सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं भैया? तो सर्वनाम के कुल 6 भेद। कौन कौन सा? नोट कर लीजिए आप लोग। सबसे पहले कौन सा सर्वनाम होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। ऐसे 6 प्रकार के होते हैं। अगला देखेंगे भैया क्वेश्चन नंबर 84। दोहा छंद में यति कहाँ होती है? बताना। छंद के अंत में होती है कि यति माने होता क्या है? रुकना।
तो छंद के अंत में होती है कि चरण के अंत में होती है, 24 मात्राओं के बाद होती है, इनमें से कोई नहीं। तो 84 का आप लोग बताएंगे कौन सा हो जाएगा, तो 84 का बी हो जाएगा, चरण के अंत में होती है। क्वेश्चन नंबर 85, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? पद, रूप, धातु, शब्द। तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 86, आहा आप आ गए वाक्य में आहा शब्द क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, अव्यय है कि विशेषण है? तो 86 का आंसर आप लोग देंगे। तो 86 का आहा जो है अव्यय है। अब अगला क्वेश्चन पूछिए अव्यय में भी कौन सा अव्यय है? तो आप कहेंगे अव्यय विस्मयादि बोधक अव्यय है। अगला क्वेश्चन देखेंगे भैया, क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? दांत, अधर, आँख, कान। तो जिसके ऊपर चंद्र की बिंदु रहता है वो पक्का तद्भव ही रहता है। तो मतलब दांत, आँख तो क्लियर है। अब बचा अधर और कान। तो देखना जो बोलने में कठिन लगे, जैसे महाप्राण वाक्य प्रयोग हो, शब्द हो, वही आपका क्या होता है बताना। 87 का कौन सा हो जाएगा? बी, जो आपका महाप्राण जब ऐसा घटना घटे कि हमको सब ऑप्शन एक जैसे लगे, तो आप देखना जिस शब्द में महाप्राण सब अक्षरों का प्रयोग हुआ होगा वो आपका कौन सा होगा? कौन सा होगा? तद्भव होगा, वो सॉरी तत्सम होगा। 88 क्वेश्चन देखेंगे, जलना शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो ऐसे लगना चाहिए, जल और ना प्रत्यय। तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा बताना। 88 का आपका बी हो जाएगा, आना प्रत्यय। अगला देखेंगे, अगला 89, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 90 से 94 तक में ये विकल्प आ रहा है, विकल्प पढ़िए तब आंसर आप दीजिए। तो बताइएगा, कलम आज उनकी जय बोल, पीकर जिनकी लाल सिखाए, उगल रही लू लपट दिशा, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल। अंध चकाचौंध का मारा क्या जाने इतिहास बेचारा, साक्षी है जिनकी महिमा के सूर्य चंद्र भूगोल खगोल, कलम आज उनकी जय बोल। इस समझ लीजिएगा कि कह रहे हैं कि कलम उनकी जय ना बोलिए जो मतलब बस शेर शायरी लेकर मर गए हैं, उनका बोलिए जिन्होंने इतिहास रच के गए। और इतिहास कैसे रचे गए हैं देखिएगा आप। 90 वाला क्वेश्चन, कलम से किसकी जय बोलने का आग्रह किया जा रहा है? शहीदों की, इतिहासकारों की, सूर्य की, चंद्र की। तो बताना 90 का कौन सा हो जाएगा? 90 का ये हो जाएगा, शहीदों का। इतिहासकार, इतिहासकार तो नकल करके लिख देते हैं। अभी हम आप बढ़िया कुछ बन जाइए, अच्छा पूरे समाज के लिए ऐसा कोई काम कर दीजिए जो इतिहास बन जाए। तो आपका लिखने वाला इतिहास थोड़े उतना है जितना आप करके। अगला देखेंगे, उपरोक्त पद्यांश में कौन सा काव्य गुण है बताना। काव्य गुण, प्रसाद काव्य गुण, माधुर्य गुण, ओज गुण, इनमें से कोई नहीं। तो 91 का आपका हो जाएगा भैया सी, पद्यांश में ओज गुण है। कलम आज उनकी जय बोल में आपको लग नहीं रहा है कि ओज गुण है। उपर्युक्त पद्यांश में अंध चकाचौंध का मारा किसे कहा गया? सूर्य चंद्र अथवा खगोल को, शहीदों को, कलम को, इतिहास को। तो 92 का आंसर देंगे, कौन सा हो जाएगा? 92 का डी, इतिहास को कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे भैया, उपर्युक्त पद्यांश में साक्षी किसे माना गया है? इतिहास को, कलम को, सूर्य चंद्र भूगोल तथा खगोल को, धरती को। तो 93 का आपका सी हो जाएगा, सूर्य चंद्र भूगोल और तथा खगोल को। क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे, उपरोक्त पद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है? कलम आज उनकी जय बोल कि सूर्य चंद्र भूगोल तथा खगोल, इतिहास साक्षी है कि अंध चकाचौंध का। तो 94 का फटाफट आंसर देंगे, ए हो जाएगा, कलम आज उनकी जय बोल। बस 100 शतक मारने वाले हैं, बस पहुंचने वाले हैं आगे। निम्न में से कुछ लोग होंगे इसमें से जो ऐसे सोचते होंगे लाओ इसको 3-4 पार्ट में देखें। भैया ऐसा ना करो, 1 घंटा कोई मामूली जैसे ज़्यादा बड़ी बात नहीं कि 1 घंटा आप बैठ नहीं सकते। मोबाइल ऑन करो, बैठ जाओ भाई, जान लो मनोरंजन हो रहा है। मनोरंजन का मतलब अगर 6 महीने मेहनत करते हैं तो पूरी ज़िंदगी काटेंगे मनोरंजन में। अगर 6 महीने मनोरंजन करते हैं तो पूरी ज़िंदगी काटेंगे। अब वो आगे से आप समझ सकते हैं, हम डांट लगा देते हैं।
आगे देखना संज्ञा शब्द क्या है, यह सर्वनाम है। जीना, पहाड़, पुराना, तो ये पहाड़ जो है आपका क्या है, संज्ञा है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 96, इनमें से कौन सा शब्द अरुण का समानार्थी है। सूर्य, सूर्य का सारथी कुमकुम, बिंब, फल, तो 96 का बताएंगे भैया डी, बिंबा का फल अरुण का समानार्थी नहीं है, मतलब सूर्य भी है, सूर्य का सारथी भी है, कुमकुम भी है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 97, आज्ञ का अर्थ क्या है। आज्ञ का विलोम कई बार पूछा गया, तो आज्ञ का विलोम भैया विज्ञ हो जाता है। आज्ञ बताना, जो कुछ भी नहीं जानता हो, बस यही सही है, जो कुछ भी नहीं जानता हो उसको आज्ञ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, लोक में प्रचलित उक्ति जिसका मूल अर्थ बना रहे और स्वतंत्र रूप से उसका प्रयोग भी किया जाए, दिए गए विकल्पों में से उक्ति चयन करिए। लोकोक्ति, मुहावरा, विशेषण, सर्वनाम, तो 98 का आपका ए हो जाएगा लोकोक्ति। अभिज्ञ का विलोम क्या होगा, तो बताना, अभिज्ञ का अज्ञ, तज्ञ, प्रज्ञ, चतुर, तो 99 का भैया अभिज्ञ का विलोम अज्ञ होना चाहिए। आमरण, बहुत सुंदर, आमरण माने मृत्यु पर्यंत तक, ये कौन सा हो जाएगा भैया, अव्ययी भाव समास। तो आपका 100 क्वेश्चन की ये जो प्रश्नोत्तरी थी ये समाप्त हुई। आप कितना कर पाए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को अच्छा लगे तो आगे शेयर भी करिएगा। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, रोज़ प्रश्नोत्तरी लगाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।